हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कक्षा 9 का इंट्रोडक्टरी वीडियो ले लिए थे भूगोल के बारे में। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि नेक्स्ट हम लोग भूगोल के तरफ बढ़ेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज उसके बारे में डिस्कशन करें। एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, साथ ही साथ आने वाले एनसीईआरटी से जहां पर भी सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भारत की स्थिति एवं विस्तार से लगातार प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और जब हम भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं तो हम सब यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ग्लोब पर या वर्ल्ड मैप पर कहां पर स्थित है। तो भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को जानना, उसके आस पड़ोस में कितने देश स्थित हैं इसके बारे में जानना, साथ ही साथ भारत किस तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में सामान्य रूप से या किस प्रकार से अवस्थित है उसके बारे में जानकारी करना ही क्या कहलाता है, भारत का स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करना कहलाता है। तो यह आपके भूगोल का पहला चैप्टर है। और भारत की स्थिति एवं विस्तार की बात है तो हमने आप लोगों से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बात किया था। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर खींची गई है। साथ ही साथ वे रेखाएं जो ग्लोब पर, मान लीजिए यह ग्लोब है और इस पर रेखा जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है उसको हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और जो रेखा उत्तर से दक्षिण, यानी इधर से जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है उसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। जो पूर्व से पश्चिम वह अक्षांश रेखा है और जो उत्तर से दक्षिण है वह देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। इसकी संख्या कितनी है? 179। यह शून्य अंश देशांतर अगर मान लिया जाए, अक्षांश मान लिया जाए तो इसके इधर 90 रेखाएं और इधर 90 रेखाएं। तो आपके जहन में यह बात आ रही होगी 90 रेखा इधर, 90 रेखा इधर और एक यह मिला करके टोटल तो 181 होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब हम यहां बिल्कुल ग्लोब के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर पहुंचते हैं बिल्कुल 90 अंश पर, तो वहां जो यह रेखा चूंकि गोलाकार है, ये रेखाएं कैसी हैं? गोलाकार हैं। तो इस प्रकार खींचते खींचते यह बिल्कुल बिंदी सी बचती हैं, तो 2 को माइनस कर दिया जाता है। इसीलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 माइनस 2 यानी 179 मानी जाती है। और जब बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखाओं की, तो वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और यह चूंकि कोई गोला होगा तो वह 360 डिग्री पर बनता है, तो प्रत्येक एक अंश पर एक रेखा खींची गई है जिसको देशांतर कहते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। तो यहां हम सब भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ने जा रहे हैं, ना कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में। आपका भारत अगर बात करें तो यह, अगर इसको हम 23 डिग्री अक्षांश मान लें, 23 सही 1/2, इसको 23 डिग्री अक्षांश मान लें। 23 डिग्री इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था 23 डिग्री पर उत्तर में कर्क रेखा अवस्थित रहती है और 23 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा अवस्थित रहती है। कर्क रेखा और मकर रेखा। तो भारत यहां कहीं पर स्थित है। अगर अक्षांश एवं देशांतर के दृष्टिकोण से देखें तो भारत यहीं कहीं पर स्थित है। यानी कहने का प्राय भारत समान सा प्रश्न बराबर पूछा जाता रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर हम अक्षांश के दृष्टिकोण से देखें तो दिशा का ज्ञान आप लोग जानते, कराया गया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो भारत अगर
इसके अनुसार देखें, जो कि भारत विश्व को दो भागों में बांटता है, वह आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, अर्थात भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन अगर देशांतरी दृष्टिकोण से देखें तो देशांतर रेखा के इधर वाले भूभाग को, दाएं तरफ पड़ने वाले भूभाग को हम लोग पूरब और बाएं तरफ पड़ने वाले भूभाग को हम लोग पश्चिम के नाम से जानते हैं। अर्थात यह देशांतर रेखा के हिसाब से पूरब में स्थित है। इस प्रकार भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। भारत किस गोलार्ध में स्थित एक देश है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो लगभग भारत को दो भागों में बांटती है, उसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि बात करते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार के बारे में, तो भारत ग्लोब पर 8 अंश 4 मिनट से लेकर के, ग्लोब पर 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। भारत 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से यह 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अगर कोई आपसे भारत के स्थिति एवं विस्तार की बात करे तो एक लाइन में जवाब होना चाहिए कि भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। और आपका जो भारत है वह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे क्या है? नीचे हिंद महासागर स्थित है। क्या स्थित है? हिंद महासागर। नीचे हिंद महासागर स्थित है। इस प्रकार भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यह जो त्रिभुजाकार क्षेत्र दिख रहा है आपको, यह जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको भारत का प्रायद्वीप कहा जाता है। आइए अब हम सब बात कर लेते हैं भारत के आकार के बारे में। भारत के आकार के बारे में, भारत एक चतुष्कोणीय आकार बनाता है। भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार एक चतुष्कोण जैसा है। चतुष्कोण जैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी भाग, पश्चिमी जो बिंदु है सबसे, वह यहां पर स्थित है, जिस गुजरात में, जिसको हम लोग गौरमोता के नाम से जानते हैं। यह सबसे क्या है? पश्चिमी बिंदु है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, क्या है? किबिथु के नाम से जानते हैं। और यह कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पूर्वी गौरमोता है, गुजरात में स्थित है। इसी प्रकार भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहां पर स्थित है और इसको हम लोग इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। इसको इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। उत्तरी की बात हो गई तो सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है और इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा पॉइंट। तो यहां एक बात और दिमाग में आती है, भारत का सबसे जब उत्तरी पूछेगा, सबसे दक्षिणी, तो इंदिरा काल है। लेकिन पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वह आपका कन्याकुमारी है। यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी।
यह तमिलनाडु में स्थित है। यहीं से 8 अंश 4 मिनट वाली रेखा गुजरती है। यहीं से कौन सी रेखा? 8 अंश 4 मिनट वाली, 8 अंश 4 मिनट वाली, जो यहां पर मैं लिखा। लेकिन अगर भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार पूछ दिया जाए तो इससे नीचे आप लोग देख रहे हैं, इस रेखा से नीचे यह इंदिरा पॉइंट है। यह अक्षांश रेखा अगर इस प्रकार जाती है, थोड़ा नीचे हो गया, अगर इस प्रकार जाती है तो यह अंडमान से होकर के गुजरती है। और यह कौन सी रेखा है? यह 8 अंश वाली नहीं, बल्कि यह है 6 अंश 4 मिनट। यह रेखा कौन सी है? 6 अंश 4 मिनट, 6 अंश 4 मिनट। अगर मुख्य भूमि का विस्तार पूछेगा भारत का तो वह 8 अंश 4 मिनट से शुरू होता है यहां से। लेकिन अगर भारत के कुल अक्षांशीय विस्तार का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ देगा तो वह ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यह 6 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, और यह तो हो गया भारत के विस्तार के बारे में, अक्षांशीय विस्तार के बारे में। और देशांतरी विस्तार भी समझ में आ जाता है। देशांतरी विस्तार क्या है? यह आपकी रेखा कौन सी है? अरे भाई, वही वाली रेखा है आपकी जिसको हम लोग मान रहे हैं क्या? 68 अंश 4 मिनट। यह कौन सी रेखा है? 68 अंश 7 मिनट वाली रेखा है, 68 अंश 7 मिनट वाली। और जो यह किबिथु दिख रहा है, किबिथु दिख रहा है, यह कौन सी रेखा है? यह रेखा आपकी है 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश 25 मिनट वाली रेखा यह है जो किबिथु से होकर के गुजरती है। और जो अक्षांश रेखा यहां से होकर के खींची गई है, इंदिरा काल से जो होकर के गुजरती है, वह आपकी है 37 अंश 6 मिनट, 37 अंश 6 मिनट। तो यह हो गया आपका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। क्या हो गया? यह हो गया आपका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। और जब हम अभी बोले थे भारत एक चतुष्कोणीय आकृति ग्रहण करता है, बनाता है, क्योंकि अगर हम यहां से इसको, फिर यहां से इसको और इसको मिलाएं तो एक चतुष्कोण जैसा प्रतीत होता है। इसलिए भारत को चतुष्कोणीय देश के नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अभी मैंने कहा यह 3 तरफ से घिरा हुआ एक त्रिभुज है, और 3 तरफ से घिरे हुए किसी भी भूभाग को हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। दक्षिण के राज्यों को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। और भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की बात करें इसके तटीय क्षेत्रों की, भारत के तटीय क्षेत्रों की बात करें तो भारत का जो सीमा विस्तार है वह सिर्फ स्थलीय नहीं है। आप लोग देख रहे हैं इधर से तो स्थल है, लेकिन नीचे यह जो पूरा क्षेत्र यहां से चालू होता है और यहां तक, यह सब कैसा है? जलीय है। यानी भारत 2 प्रकार की सीमाएं साझा करता है। एक होती है स्थलीय सीमा, एक होती है जलीय सीमा। जो भूभाग से लगा हुआ है उसको हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं, तथा जो जल से लगा हुआ है उसको जलीय सीमा के नाम से जाना जाता है। भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200
किलोमीटर, जबकि भारत की जलीय सीमा 7,520 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। वैसे इजिप्ट पूछा जाए तो यह जो है इजिप्ट लिखिए 16.6 7,516.6 इसकी जलीय सीमा है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आइए बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की कुल संख्या 7, स्थलीय सीमा साझा करने वाले कुल देशों की संख्या 7 है, जबकि जलीय सीमा साझा करने वाले देशों की कुल संख्या 2 है। स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। एक सेकेंड, ठीक है। स्थलीय सीमा कितने देश साझा करते हैं? 7 देश साझा करते हैं और इनका नाम है, यहां देख लेते हैं, यहां भूटान इसको बोल जाते। देखिए पाकिस्तान 1 हो गया, 2 हो गया आपका चीन, नेपाल 3 हो गया, 4 हो गया आपका भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यह 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, हेडिंग यहां लिख लेते हैं अच्छे से। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कुल तो 9 है। 9 बोले तो 7 प्लस 2, 7 आपका स्थलीय है, 2 जलीय। तो पहला आपका हो गया बांग्लादेश, फिर हो गया आपका चीन, फिर हो गया म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान और फिर आपका आ जाता है नेपाल। नेपाल कितने हो गए? 6 हो गए। कौन सा छूट रहा है? अफगानिस्तान छूट रहा है। कौन सा छूट रहा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिसको हम लोग कहते हैं बचपन MBA। कौन सी ट्रिक है? बचपन MBA। बा से आपका हो गया बांग्लादेश, फिर चीन हो गया, पा से हो गया पाकिस्तान आपका, ना से हो गया नेपाल, यम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इसको याद रखने की ट्रिक है भारत के पड़ोसी देशों के। और उसके बाद जो बच जाता है 2 देश, वह होता है जलीय सीमा साझा करने वाला। तो एक आपका श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। यहां देखिए, एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। यह जलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करने वाले सीमा साझा करने की कुल दूरी 15,200 किलोमीटर है, जबकि जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इतनी बात उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए
इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आगे जो है हम सब बात करेंगे भारत के समय निर्धारण को लेकर। भारत का समय निर्धारण जैसे क्या होता है कि आप लोग सुने हैं ना कि अमेरिका में कुछ और बज रहा है, ब्रिटेन में कुछ और बज रहा है, आपके भारत में कुछ और बज रहा है। अब बजने से यह ना अभिप्राय लगाइएगा कि यहाँ डीजे बज रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं। आपकी घड़ी का समय उसको मैं बजना बोल रहा हूं। वैसे भी लॉकडाउन में डीजे वगैरह सब बंद ही है। और जब मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक देशांतर समय का निर्धारण किसके अनुसार होता है? देशांतर रेखा के अनुसार होता है। किसी भी स्थान का निर्धारण किसके अनुसार होता है? अक्षांश रेखा के अनुसार होता है। तो किसी भी स्थान का निर्धारण देशांतर रेखा के अनुसार किया जाता है। और हमने बताया था एक अंश देशांतर की दूरी तय करने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है। एक अंश की दूरी तय करने पर देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार अभी आप लोगों देशांतरी विस्तार अभी आप लोगों ने पढ़ा है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक है। लगभग कितना है? लगभग 30 अंश है। कितना है? लगभग 30। कहेंगे 30 कैसे है? कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए ना, 97 में से 67 घटा दीजिए, लगभग निकल जाएगा। लगभग क्या एग्जैक्ट आ जाएगा आपका 30। तो लगभग 30 अंश का अंतर है। तो इस अनुसार जनाब होना तो ये चाहिए कि यहां पर कुछ और बजे, यहां पर कुछ और बजे। और हमने बताया था आपको कि जब हम ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ यात्रा करते हैं, यानी इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, तो 4 मिनट प्लस होता है। क्या होता है? 4 मिनट प्लस होता है। यहां से इधर की यात्रा करेंगे 4 मिनट प्लस होगा, और यहां से इधर की यात्रा करेंगे, यानी यह आपका क्या है? यह ग्रीनविच मीन टाइम है ना, जीएमटी है, जो कहां से होकर के गुजरती है? आपके इंग्लैंड के लंदन नामक शहर से होकर के गुजरती है। तो यह 0 अंश पर स्थित है, यह 0 अंश पर स्थित है। यहां से 180 इधर, 180 इधर का जब सफर करते हैं तो प्रत्येक एक अंश पर 4 मिनट इधर पूरब में प्लस होता है, पश्चिम में माइनस होता है। इसलिए चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है। देखिए पृथ्वी की गतियां भी 2 होती हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। जब पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती है, हमेशा तो घूमती है, घूम रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको घूर्णन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, मैं यहीं पे चक्कर काटूं तो यह क्या रहेगा? यह घूर्णन रहेगा। जबकि मैं अभी इस कमरे का एक राउंड मार करके आ जाऊं, इस प्रकार से घूर्णन करूं, बीच में कोई वस्तु है उसके चारों तरफ मैं घूर्णन करूं, तो आप क्या कहलाएगा? वह परिक्रमण कहलाएगा। आप लोग जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा करते हैं, ना कि घूर्णन करते हैं। यानी किसी पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाना घूर्णन कहलाता है। या पृथ्वी आपकी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसकी घूर्णन गति कहलाती है। जबकि अपने स्थान पर घूमना क्या कहलाता है? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण और अपने स्थान पर घूर्णन यह होता है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, इसलिए उसको हम लोग 4 मिनट प्लस कर लेते हैं पूरब आने पर, और पश्चिम में 4 मिनट माइनस होता है। तो हमारा भारत यहां से, आज हम लोग सब कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, यहां से जब इधर चलते हैं तो 4 मिनट प्लस होता जाता है। तो वही सिस्टम यहां भी अप्लाई होना चाहिए ना, कि 68 अंश 7 मिनट पूरब है और यह भी 97 अंश पूरब है। तो क्या होना चाहिए? जब 30 अंश का अंतर आ गया तब तो भैया अगर यहां पर 12 बजे, यहां पर इस रेखा पर 12 बज रहे होंगे गुजरात में, तो यहां पर 2 बजना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? अरे 30 मिनट का अंतर हुआ, 30 अंश का अंतर हुआ, तो 30 अंश में प्रत्येक अंश पर 4 मिनट का अंतर आ रहा है ना, प्रत्येक अंश पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस अनुसार 120 मिनट का अंतर आया।
और 120 मिनट का अंतर आया, 1 घंटा में 60 मिनट, तो आ गया 2 घंटे का अंतर। आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, सूर्यास्त में और सूर्योदय में अंतर होता है, लेकिन जो घड़ी होती है वह चाहे गुजरात की हो चाहे अरुणाचल प्रदेश की हो, समय एक ही दिखाती है। तब आपके मन में सवाल उठेगा, तो इतना झोल झाल करने की क्या आवश्यकता है कि 4 मिनट प्लस होता है 4 मिनट माइनस होता है। अरे भाई, ऐसा नहीं, उसकी अपनी उपयोगिता है। लेकिन भारत में समय इसलिए एक बतलाता है क्योंकि एक रेखा यहां से गुजरती है, देशांतर रेखा, सॉरी थोड़ा इधर रहेगी, रेखा यहां से गुजरती है, जिसको हम लोग 82 सही 1/2 अंश के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा है? 82 सही 1/2 अंश। इसको हम लोग IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या मानक यामोत्तर या मानक यामोत्तर मानते हैं। यह भारत का क्या है? मानक यामोत्तर है। 82 सही 1/2 अंश देशांतर। कौन सी देशांतर? पूर्वी देशांतर। तो इसी को मान लिया गया है कि यही जो रेखा होगी यह पूरे भारत का समय निर्धारण करेगी। यह रेखा क्या करेगी? भारत का, पूरे भारत का समय निर्धारण करेगी। भारत में इसी को यामोत्तर माना गया है और इसी के अनुसार जो इस पर समय होता है वही पूरे भारत में समय दिखलाया जाता है। और मैं आपको बतलाया था कि 82 अंश स्थित होने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक 82 में 4 का गुणा कर दीजिए और आपको लगभग मिल जाएगा 5 सही 1/2 घंटा। ठीक है, इतना मिलेगा क्योंकि यह पूरब की तरफ बढ़ रहा है तो प्लस हो रहा है, यानी इंग्लैंड में जब 12 बजेंगे, इंग्लैंड में जब 12 बजेगा तो आपकी घड़ी में 5:30 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोग पूरब में स्थित हैं इसलिए आगे रहेंगे। यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 330 के इर्द गिर्द आएगा तो 6:25 और 30 मिनट हो जाएगा। या हो गया भारत के समय निर्धारण को लेकर के, यह बात हो गई। अब बात करते हैं भारत के 7 समुद्री सीमा साझा करने वाले राज्य के बारे में। और उससे पहले हम लोग बात कर लें भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के मामले में और कौन सा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। तो भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। यह सबको पता है, चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। जबकि यह क्षेत्रफल के अनुसार, देखिए दूसरे मामले में जनसंख्या के मामले में, ऊपर से लिखूंगा, जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और यहां भारत की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, सॉरी विश्व की, तो 17.5% लगभग निवास करती है यहां पर जनसंख्या। और भारत में इतनी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन यह पूरे विश्व का मात्र 2% क्षेत्रफल ग्रहण करता है। जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसका लगभग 2.5% क्षेत्रफल भारत के पास है। और इतना ग्रहण करने के बाद भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। तो इससे बड़े देश कौन से हैं? प्रश्न आना चाहिए। तो इससे जो बड़े देश हैं वो क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका,
ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। या रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। या 7वां क्रमांक है किसका? भारत का। इससे 6 बड़े देश हैं जो यहां पर दिखा दिए गए हैं। तो यह आपके सिलेबस की बात है। इसके बाद कभी कभी आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं देशों से। तो यह राज्य का मैप तो है नहीं, राज्य के समेत है नहीं, लेकिन इतना जानिए कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर कहा जाता था, लेकिन यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको पाक ने अपने अधिकार में ले लिया है, पाकिस्तान ने अपने अधिकार में ले लिया है। इसलिए कभी कभी प्रश्न दे दिया जाता है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत के साथ सीमा साझा करता है? तो यह मान तो लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह जो पूरा क्षेत्रफल है ना, यह पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वर्तमान में तो वह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान अपना दावा करता है, लेकिन वैसे वह भी भारत का एक अभिन्न अंग है। क्या? पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको POK के नाम से जानते हैं। तो अफगानिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है सिर्फ एक राज्य से। नेपाल आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां से पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान की बात करें तो भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ सीमा। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है आपका म्यांमार। तो यह हो गया पड़ोसी राज्य जो सीमा साझा करते हैं। किससे? अपने पड़ोसी देशों से। कभी कभी पूछ देता है कि क्या उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जी हां, यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल से सटा हुआ देश है आपका। महाराजगंज और इधर लखीमपुर, ये सब जो क्षेत्र हैं वह इससे लगे हुए हैं नेपाल से। चलिए, यह आपका परिचय हो गया। और आपके पहले अध्याय में इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, इतनी ही जानकारी है आपके पहले अध्याय में। और जो भूगोल है आपका वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन भूगोल पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है। भूगोल एक कल्पना का विषय है। आप हमारे साथ जितनी अच्छी कल्पना करते जाएंगे, भूगोल उतना ही आपका अच्छा होगा। और यह भारत का मैप है, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन उसको समझिएगा। अगर मेरे हिसाब बनाने से डिवाइडेशन करना हो तो बड़ा बवाल हो जाए, थोड़ा दाएं बाएं होता रहता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे मिलेंगे, लेसन नंबर 2 की बात करेंगे। भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे। कैसा है आपका भारत, किस प्रकार की प्लेट पर निर्भर है, बना हुआ है, इसकी मिट्टी कैसी है, इसके उत्तर में हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इन तमाम बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन
आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन को जारी रखिए।